झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में वित्त विभाग के द्वारा एक संकल्प जारी कर दिया गया है। उस संकल्प में यह जिक्र है कि यदि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ लेना है तो सरकार की कुछ शर्तों को उनको मानना पड़ेगा और उनको एक शपथ पत्र सरकार को देनी होगी, तभी उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। अब सरकारी कर्मचारियों के बीच ये बातचीत चल रही है कि कौन सी वह शर्तें होंगी जिनको सरकारी कर्मचारियों को मानना होगा। क्या इन शर्तों को मानने से सरकारी कर्मचारियों को नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? तो ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश करूंगा और एक उदाहरण के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा कि शर्तों को मानना आपके लिए हितकर है या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वैसे कर्मी जो पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होना चाहते हैं उनसे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है कि उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर की शर्तें मान्य हैं एवं उनके द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अब ये जरा समझने वाली बात है यहाँ पर कि ये कौन सी शर्तें होंगी और किनको सरकारी कर्मचारियों को मानना पड़ेगा, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा। ये यहाँ पर एक वर्ड है कि अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जाएगा। तो कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के बीच है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये क्या है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हमारे साथी शिक्षक हैं, उनका एनपीएस में जो अभी तक जमा राशि है वो देखिए। यहाँ पर जमा जो राशि होता है एनपीएस में वो दो तरीके से होता है। एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है जो बेसिक प्लस डीए का 10% सैलरी से कट जाता है और वो एनपीएस के खाते में जमा हो जाती है। और उतनी ही राशि पहले गवर्नमेंट भी जमा करती थी, बेसिक प्लस डीए का 10%, लेकिन अभी जो है वो बेसिक प्लस डीए का 14% जमा करती है सरकार भी। तो इनका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो हमारे साथी के शिक्षक हैं उनके वेतन से पैसा जो कटा है वो 6,51,360 रुपये कट करके एनपीएस के खाते में जमा हुआ है और गवर्नमेंट जो है वो 7,05,640 रुपये अभी तक उनके खाते में एनपीएस के खाते में जमा कर चुकी है। ये टोटल अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट तो टोटल इन्वेस्टमेंट आता है 13,57,000 रुपये का। और अगर आप परसेंटेज निकालें कि ये 13,57,000 में से हमारे साथी शिक्षक कितना परसेंट जमा किए हैं और सरकार कितना परसेंट जमा की है, तो हमारे साथी शिक्षक का परसेंटेज आता है 48% और ये सरकार का 52% आता है। अब ये वैरी कर सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेंटेज बन सकता है, क्योंकि जो बाद में ज्वाइन किए हैं उनका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है ज़्यादा हो जाए और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा परसेंटेज में। लेकिन हमारे जो साथी शिक्षक, मैं इस एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आप लोग को कि टोटल इन्वेस्टमेंट 13,57,000 का है और उसका 48% हमारे साथी शिक्षक का जमा है 48% और 52% सरकार का जमा है इस टोटल पैसे में से। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये टोटल पैसा है उनका। अब इसमें से कुछ ना कुछ तो ब्याज भी बना है, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया और कुछ ब्याज जो है वो बन करके अभी प्रेजेंट वैल्यू आया है 19,28,000 रुपया अभी प्रेजेंट वैल्यू है जो मैं आज चेक किया हूँ उनके अकाउंट में एनपीएस खाते में। तो ये जो 19,28,000 पैसा बना है, जमा तो इतना है, ये बना है, तो कितना परसेंट ब्याज मिला है अभी तक आप देखेंगे। अपना प्राण अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको परसेंटेज दिखा देगा कि कितना परसेंट का रिटर्न आपको मिला है। तो मैं देख पाया हूँ जो उसमें रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 8.56%। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये पैसा बढ़ करके 19,28,000 पर पहुँचा है। ये एनुअल इंटरेस्ट है। अब अगर ये पैसा एनपीएस में जमा रह जाए और अभी अगर नहीं मिलता है, ये पैसा रिटायरमेंट के समय मिलता है, तो ये फिर फंड वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इस पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, ये शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है, तो वो चेंज भी हो सकता है। अभी 8.56% है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो कुछ ना कुछ तो ब्याज मिलेगा। तो अगर रिटायरमेंट के समय ये पैसा मिलता है हमारे साथी शिक्षक को, तो ये उस समय बढ़ करके हो जाएगा रिटायरमेंट के समय, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 61,16,000 रुपया। अब ये 61,16,000 रुपये के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं क्या कैलकुलेट किया हूँ, मैं कैलकुलेट किया हूँ यहाँ पर 8% का। अब ये ज़रूरी नहीं कि 8% हो, इससे बहुत कम भी हो सकता है या इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं फ़िलहाल एक एग्जांपल से समझाने के लिए ही सिर्फ लिया हूँ कि 8% के रेट से अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लें
तो ये रिटायरमेंट के समय उनका पैसा ये बढ़ करके हो जाएगा। और 15 सालों का उनका बचा हुआ है अभी सेवा, तो 15 साल तक ये बढ़ करके इतना हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 7 लाख रुपया ये जमा जो की है हमारे साथी शिक्षक के अकाउंट में पेंशन के लिए, वो सरकार को चाहिए वापस, और तभी वो पुरानी पेंशन देगी सरकार। यहीं पर शर्त शुरू होता है इसी पैसे को लेकर के कि सरकार ऑलरेडी उस हमारे साथी शिक्षक के अकाउंट में ऑलरेडी पहले से इतना रुपया जमा कर चुकी है पेंशन के नाम पर, और वो पुरानी पेंशन सरकार उनको फिर से देगी ही। तो ये पैसा तो सरकार को चाहिए वापस, और ये वापस लाने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ शर्तें यहाँ पर रखेंगी, क्योंकि अगर शर्त नहीं रखा जाए तो हो सकता है सभी सरकारी कर्मचारी ये पैसा सरकार को वापस नहीं करेगी। दोनों तरह का तो लाभ सरकार नहीं देगी। एक तो पहले से एनपीएस के लिए पैसा पहले से कंट्रीब्यूट कर रही थी, वो भी लाभ, और फिर पुरानी पेंशन का लाभ, ये तो दोनों संभव है नहीं। तो ये पैसा वापस लेने के लिए सरकार शर्त रख रही है। अब ये किस तरीके से क्या क्या स्थितियाँ बन सकती है उसके बारे में समझिए। यहाँ पर सबसे पहला स्थिति ये बन सकता है कि अगर पीएफआरडीए से सरकार बातचीत करती है और पीएफआरडीए अगर तैयार हो जाता है पैसा वापस करने के लिए, तो अभी जो फंड वैल्यू है, मान लीजिए आज के डेट में ही पैसा वापस करने के लिए पीएफआरडीए तैयार हो जाए, एनएसडीएल तैयार हो जाए, तो वैसे केस में आज का जो फंड वैल्यू है उस वैल्यू को या तो वो दो तरीके से कर सकती है, या तो वो एनएसडीएल जो है रिटर्न कर देगी गवर्नमेंट को, या फिर एनएसडीएल जो है वो एम्प्लॉय को रिटर्न करेगी, क्योंकि अभी एम्प्लॉय के खाते में जमा है। प्राण नंबर जो है, प्राण अकाउंट जो खुला हुआ है वो एम्प्लॉय का खाता है, वो तो अभी एम्प्लॉय के खाते में है। तो एनएसडीएल हो सकता है एम्प्लॉय के खाते में ही रिटर्न करे वो, या हो सकता है सरकार से बातचीत अगर हो जाए सकारात्मक तो वो सरकार को भी एनएसडीएल पैसा वापस कर सकती है पूरा। अब अगर सरकार को पैसा मिल जाती है, ये टोटल पैसा जो आज के फंड वैल्यू आज ही अगर रिटर्न कर दे एनएसडीएल, और वो अगर सरकार के पास चला जाए, तो सरकार क्या करेगी, सरकार तो अपना कंट्रीब्यूशन रख लेगी, यानी कि इसका जो 52% कंट्रीब्यूशन होगा, 52% कंट्रीब्यूट किया सरकार, तो फंड वैल्यू जो भी है आज के डेट में उसका 52% जो है वो सरकार रख लेगी, और 48% जो है वो गवर्नमेंट के जीपीएफ में जमा कर देगी। 48% कितना होता है, आज का जो फंड वैल्यू है 19,28,000, उसका 9,25,440 आता है। तो ये कहाँ पर जाएगा, कर्मचारी के जीपीएफ खाते में। अब आप जानते हैं पुरानी पेंशन दे रही है तो जीपीएफ खाता खुलेगा सरकारी कर्मचारी का। अब यहाँ पर एक विकल्प दी है सरकार कि ये 48% आप तो ले लीजिए, या अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप आपके जीपीएफ खाते में ये पैसा जमा कर देगी, ये विकल्प देगी। और 52% जो होगा 19,28,000 जो आज का फंड वैल्यू है, लगभग 10,02,560 आएगा, ये सरकारी खजाने में, सरकारी कोष में जमा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये इससे रिलेटेड एक जो शर्त है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा समझिएगा। एनएसडीएल से सरकारी सेवकों के अंशदान की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होने पर, अगर एनएसडीएल से सरकारी सेवक जो भी हैं उनका अंशदान अगर प्राप्त होता है, राज्य सरकार को प्राप्त होता है, तो मूल राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सरकारी सेवकों को दे दिया जाएगा। जो भी सरकारी सेवक है उनकी मूल राशि जो है और उस पर जो अर्जित ब्याज है वो सरकारी सेवक को दे दिया जाएगा। एवं कर्मी को यह विकल्प दिया जाएगा कि वो मूल राशि को झारखंड सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं। वो जो मूल राशि है उसको वो झारखंड भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर सकते हैं, यानी जीपीएफ अकाउंट में वो जमा कर सकते हैं, और उस मूल राशि पर ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की तिथि से की जाएगी। जो मूल राशि जमा होगी वो उसके ब्याज की गणना जिस दिन जमा होगी उसी दिन से ब्याज की गणना की जाएगी जीपीएफ अकाउंट में। जो जमा होगा वापस मिलेगा सरकारी कर्मचारी को वो। तो अब देखिए आगे, अगर गवर्नमेंट को जमा कर एनएसडीएल वापस करती है तब ये बात हुई। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को जमा नहीं करे, गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करे एनएसडीएल, मान लीजिए सरकारी कर्मचारी को ही एनएसडीएल रिटर्न करे, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, सरकारी कर्मचारी को जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है और उस पर अर्जित ब्याज सरकार को वापस करना ही होगा।
तो यहाँ पर जो 52% सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 10,02,560 रुपया जो आएगा वो सरकारी कोष में जमा करना पड़ेगा। इसके लिए शर्त रहेगा आपका जो शपथ पत्र रहेगा उसमें। अब ये किस तरीके से जमा होगा, ये जब तक आप जमा नहीं करेंगे तब तक आपको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ 48% जो है वो आप अपने रख सकते हैं या फिर आप जीपीएफ अकाउंट में अपना जमा कर सकते हैं। तो इसी के लिए शर्त रहेगा। मेन यहाँ पर शर्त लगाने का रीज़न यही है कि जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है उस पर अभी तक अर्जित ब्याज मिला करके जो भी राशि है वो राशि सरकारी कोष में जाना चाहिए। अब एक और पॉसिबिलिटी बनती है, आज अगर पीएफआरडीए जो है एनएसडीएल इस राशि को वापस नहीं करे, ना तो सरकार को करे और ना ही कर्मचारी को करे। कब करेंगे? जब रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्ति हो जाएगी, सरकारी कर्मचारी जब रिटायर कर जाएंगे तो नियमानुकूल उसको वापस करेंगे। नियमानुकूल मतलब 60% सरकारी कर्मचारी पैसा वापस निकाल सकते हैं और 40% का एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। अगर पीएफआरडीए तैयार नहीं होती है अभी के डेट में वापस करने का, तब उस तरीके से तो उनको वापस करना ही है। 60% रिटायरमेंट के समय वो निकाल ही सकते हैं सरकारी कर्मचारी। तो अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो देखिए यहाँ पर एक शर्त ये रखा गया है कि एनएसडीएल से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कर्मियों के वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरांत सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि संबंधित कर्मी द्वारा सरकारी कोष में जमा करने के उपरांत ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देय होगा। तो जो भी सरकार का कंट्रीब्यूशन है, सरकारी अंशदान है और उस पर अर्जित ब्याज जो भी होगा, ये दोनों मिलाकर के सरकारी कोष में जमा करना ही होगा, तभी पुरानी पेंशन मिलेगी। और सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले उपदान की राशि से भी किया जा सकेगा। अब सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज, जितना भी सरकारी अंशदान है और उस पर अर्जित ब्याज, अगर आपके जमा राशि जितने हैं अगर उससे पूरा नहीं होता है तो उपदान से भी उसका समायोजन किया जा सकता है। मतलब उस समय जो ग्रेच्युटी मिलेगी सरकारी कर्मचारी को, उससे भी उसका समायोजन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। मान लीजिए अभी आपको पैसे की ज़रूरत है, आप एनएसडीएल से पैसा निकाल सकते हैं, अपने प्राण अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका 25% निकाल सकते हैं। मान लीजिए 25% निकाल लिए, तो 25% निकाल लिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो पैसा उस समय रिटायरमेंट के बाद होगा, एम्प्लॉय कैन विदड्रॉ 60% विदड्रॉ कर सकती है। तो 60% विदड्रॉ करेगी तो इसका 60% आएगा, उस समय रिटायरमेंट के समय जो फंड वैल्यू होगा उसका 60% आएगा 36,69,600 रुपया। अब 52% तो सरकार का पैसा है, इसका 52% तो सरकार का पैसा है, तो क्या इसका 52% सरकारी कोष में जमा करना पड़ेगा। कितना 52% होगा? इसका 52% आएगा 31,80,320 रुपया। अब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी 25% अपने कंट्रीब्यूशन का पहले पैसा किसी बीमारी के लिए या शादी ब्याह, अपने बाल बच्चे के शादी ब्याह के लिए पैसा निकाल चुके हैं। तो वैसे केस में अगर 60% का जो वैल्यू आएगा, 60% उनका तो कंट्रीब्यूशन ये नहीं रहेगा, ये तो कम हो जाएगा उस समय, मतलब उस समय जो वैल्यू आएगा वो कम हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में मान लीजिए 60% जो मिलेगा वो 30 ही लाख रुपया हुआ, 30 लाख रुपया बचा 60%, क्योंकि ये वैल्यू रहेगा नहीं, ये कम हो जाएगा। तो 30 लाख रुपया अगर 60% निकालते हैं तो 1,80,320 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 1,80,320 जो है सरकार को चाहिए तो इतना पैसा और आपको मिला उस समय इतना पैसा, तो 1,80,320 रुपया आपके ग्रेच्युटी से समायोजित कर लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी पैसा वापस नहीं निकालते हैं, टोटल पैसा उनका एनपीएस में जमा है, तो वैसी परिस्थिति में ये 60% जो निकालेंगे उस 60% का ये जो 52% इनका बन रहा है
सरकार के खाते में जमा करना है तो वो 50% इसी से हो जाएगा। इसके अलावा भी सरकारी कर्मचारी को कुछ पैसा बच जाएगा यहाँ पर। तो ये परिस्थिति हो सकती है कि रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारी जितना है वो 60% अपना पैसा वापस निकालेंगे PFRDA से, और 60% में जो भी सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब सरकार का कंट्रीब्यूशन और उससे अर्जित ब्याज इतना लगभग बनता है, तो वो जो है वो सरकारी कोष में जमा करना पड़ेगा। अब यही शर्त यहाँ पर रखा गया है कि ये उस समय सरकारी कर्मचारी जमा कर दें तभी उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। ये सरकार का पैसा है इतना, ये पैसा जो है वो सरकार का पैसा है, तो वो उस समय उसको सरकार की कोष में जमा करना पड़ेगा। और बाकी जो 40% पैसा बचेगा इसका, रिटायरमेंट के समय जो फंड वैल्यू है, वो 40% पैसे से परचेज करना पड़ेगा एन्युटी प्लान। अब ये परिस्थिति तब उत्पन्न होगी जब PFRDA पैसा वापस नहीं करती है, या फिर सरकारी कर्मचारी कोर्ट में जाते हैं, सरकार कोर्ट में जाती है और कोर्ट से भी अगर राहत नहीं मिलता है तो PFRDA या NSDL जो है वो तो इस प्लान के तहत तो काम कर ही रही है, ये प्लान तो ज़रूर देगी सरकारी कर्मचारी को। तो उस समय 40% पर एन्युटी प्लान खरीद लेना है सरकारी कर्मचारी को। मान लीजिए 40% यहाँ पर जो हम लोग का फंड वैल्यू है उसका 40% 24,46,400 के आसपास आता है। अब ये जो एन्युटी प्लान खरीदेगी, अभी के रेट में अगर देखा जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, तो जो भी एन्युटी प्लान पर अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग निकालते हैं ब्याज, तो ब्याज की राशि ही पेंशन के रूप में मिलती थी NPS में, तो वो जो ब्याज होगा 6% ब्याज 1,46,784 रुपया पर एनम प्रत्येक साल उनको एक पेंशन के रूप में मिल जाएगी। पुरानी पेंशन तो मिलेगा ही, और उनका जो पैसा जमा राशि है उस जमा राशि में से कुछ पैसा तो यहाँ मिल गया, और 40% जो एन्युटी प्लान खरीदेंगे वहाँ से भी ये पैसा उनको ब्याज के रूप में मिलेगा। और आगे अगर प्रत्येक मंथ की बात करें तो 12,232 रुपया हमारे साथी कर्मचारी को ये भी पैसा मिलेगा, एक जो 40% एन्युटी प्लान खरीदेंगे उससे। और अगर उनका डेथ होता है तो उनके डेथ के बाद ये टोटल 40% जो पैसा होगा उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो अगर ये रूल अप्लाई होता है तब PFRDA अगर पैसा वापस नहीं करती है तो मेन शर्त रखने के पीछे यही रीज़न है कि जो सरकारी कंट्रीब्यूशन है और उस पर अर्जित ब्याज सरकार को चाहिए वापस, इसको वापस लाने के लिए ही शर्त रखा गया है। अगर सरकारी कर्मचारी सोच रहे हैं कि हमारा NPS में पैसा जो जमा है वो डूब जाएगा या वो वापस नहीं मिलेगा या वो सरकार ले लेगी, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। आपका पैसा जो भी आपके कंट्रीब्यूशन से जो भी राशि जमा हुई है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी ही। अगर NSDL PFRDA वापस नहीं करती है तब सरकार का कहना है कि इसके लिए राज्य सरकार से आप दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति होने वाली नहीं है। कोई भी जो कंपनी है या कुछ भी जो है NSDL है, वो हम किसी भी परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी का पैसा को वो रख नहीं सकते, उनको वापस करना ही करना है। अब उसके लिए कोर्ट का भी रास्ता है, तो सरकार भी कोर्ट जाएगी ही जाएगी, सरकारी कर्मचारी भी एक कोर्ट जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट से राहत मिलेगी और सरकारी कर्मचारी को भी पैसा वापस मिलेगा। और सरकार का जो पैसा है उसका और उस पर अर्जित ब्याज सरकार को वापस कर देना पड़ेगा, सरकारी कोष में जमा कर देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ शर्तें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी शपथ पत्र में, और जो SOP बनाया गया है उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। संकल्प जो जारी किया गया वित्त विभाग में, यही सब सारे शर्तें हैं। तो इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से आपको पुरानी पेंशन का जो फ़ायदा होगा वो NPS से ज़्यादा होगा। जब भी आपका शपथ पत्र आता है तो आप लोग जल्दी से जल्दी ही इस शपथ पत्र को आप लोग भरेंगे और पुरानी पेंशन का लाभ लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो सवाल आ रहा था उसको मैं समझाने में या उसको बताने में सफल हुआ हूं। और अगर किसी भी तरीके का और भी अगर समस्या आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। कमेंट में लिखने के बाद फिर मैं इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन आंसर है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है उसका मैं आंसर तैयार करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।